तेज डिजिटल स्टडी एक बार फिर लेके आपके समझ प्रस्तुत है राज्य व्यवस्था का क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम अध्यायवार रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एवं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत का संवैधानिक विकास हम दो कालखंडों में देखेंगे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम और एक्ट पारित किए गए थे, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम और एक्ट पारित किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे? तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। जबकि दूसरे कालखंड ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत में भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का संवैधानिक विकास। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ होती है। देश की संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलित होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। यद्यपि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों से निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किया गया है, परंतु इसमें उल्लिखित अधिकांश प्रावधान का विकास भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। यानी यह तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो है लॉर्ड नॉर्थ थे, और उन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल में जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, और इस प्रकार बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, और वह किस वर्ष हुआ था? तो 1774 में हुआ था। इसमें एक न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में हुआ था। इस एक्ट के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। चार्टर अधिनियम 1793। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर स्पष्ट अधिकार हो गया। यानी इस अधिनियम में, यानी 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया, और बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर जो है गवर्नर जनरल का स्पष्ट अधिकार हो गया था। चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, परंतु उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी पहले कंपनी का जो एकाधिकार था उसे 1813 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, परंतु चीन के साथ उसका व्यापार पर एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। यानी शिक्षा पर सबसे पहले 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया था। और कौन सा था? 1813 का एक्ट। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु छूट प्राप्त हो गई थी। यानी 1813 में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन के साथ तथा चाय के व्यापार करने के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया।
1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई तथा एलनबरो द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से संविधान के भारतीय संवैधानिक विकास के दूसरे कालखंड का हम अध्ययन करते हैं। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दूसरा कालखंड स्टार्ट होता है, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अवलोकन करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858। इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन के सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था, यानी वीटो का पहली बार प्रयोग करने का अधिकार जो है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रदान किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना था, यानी 1892 के अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, यद्यपि अब भी उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। बजट पर चर्चा करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। भारत शासन अधिनियम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मांटेगू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। तो एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, 1919 में जो द्वैत शासन था वह प्रांतों में स्थापित किया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम में केंद्र में स्थापित किया गया था। प्रांतीय विषयों के 2 भाग, आरक्षित विषय राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, हस्तांतरित विषय स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, यानी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। यह 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ। मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई व आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, यानी मुस्लिमों को 1909 में ही पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई थी और सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को जो है 1919 में पृथक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। साइमन आयोग, साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए।
राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए, सशक्त संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। क्रिप्स मिशन 1942 भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते थे। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं था। वेवेल योजना 1945 यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था। योजना में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। फलतः वेवेल योजना विफल हो गई। शिमला सम्मेलन 1945 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा ही किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। चार लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु 3 मुस्लिम सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी भीतर सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे के स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना था। इस योजना में कहा गया कि भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी।
दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को तथा 15 सीटें छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए, जिनमें 229 सदस्य प्रांतों का तथा 70 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थीं। उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित थे। नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया तथा इसी के परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जी.वी. मावलंकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, सदन समिति पी. पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्रध्वज संबंधी तदस्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदस्थ समिति एस. वरदाचार्यर। संविधान दिवस 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ वर्ष 2015 से हुआ, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों, इस प्रकार चैप्टर 1 समाप्त हुआ। हम एक बार फिर से अगले वीडियो में चैप्टर 2 लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।